Bismillahirrahmanirrahim. Last chapter of this book. जो नए स्टूडेंट्स आए हैं उनको मैं बताता चलूं कि इस बुक के सॉल्यूशन आप किसी की बुक से भी देख सकते हैं। अगर आसान कैडेट गाइड आपके पास है तो आप वहां से भी इसके सॉल्यूशन देख सकते हैं। इन 14 चैप्टर की जो एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स है, एमसीक्यूज है, ग्रामर वर्क है, मल्टीपल चॉइस है या एसे राइटिंग है, जिसको इन लोगों ने कहा है पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग को एसे राइटिंग भी कहते हैं। ये आप लोगों ने 100% करना है इस बुक का, ठीक है। तो ये ना समझिएगा कि यार मैं तो लेसन 14 में आ गया तो मैंने तो बाकी पढ़े ही नहीं, बल्कि वो आप लोग इजीली कर सकते हो। जैसे आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा ये तो बहुत इजी है, तो हम खुद भी कर सकते हैं। लेसन 14 के बाद एक आ रहा है रिव्यू नंबर 3। अच्छा, फिर इसके बाद मैं स्टार्ट कराऊंगा इंशाल्लाह आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा पढ़ा के फिर उर्दू टू इंग्लिश यानी टेंसेस, उसके बाद एक्टिव पैसिव, उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो अपने 4-5 टारगेट इंग्लिश के तो मैंने आप लोगों को क्लियर बता दिए, और वो काफी इंपॉर्टेंट टारगेट्स होंगे क्योंकि वो समझाने वाले हैं। लेकिन इसमें कुछ भी समझाना नहीं होता, ये तो तकरीबन मैं 20-25 दिन से सिर्फ रीडिंग ही करवा रहा हूँ, और लड़के जो है ना आसान कैडेट गाइड से खुद भी ये सारा कुछ कर सकते हैं। जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे हैंड रेस करके अभी पूछ सकते हो, उसके बाद मैं स्टार्ट कराने लगा हूँ। जी, फैजान खालिद। सर कोई लेसन के अंदर से जो ऐसे हैं वो आसान कैडेट गाइड में थोड़े आसान लफ्जों में लिखे हुए, तो हम लोग इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, आप आसान कैडेट गाइड से भी कर सकते हैं। जी, फहद रुखसार। सर इस बुक की दोबारा रिवीजन होगी या फिर हम लोग नो, खुद से ही कर लें? इस बुक की तो बिल्कुल रिवीजन नहीं होगी, क्योंकि टारगेट्स बहुत ज्यादा है और सिर्फ 1.5 महीना रहता है यार। मैंने कहा ना मैंने क्या क्या करवाना है अभी। पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके टाइप्स यानी नाउन के टाइप्स, प्रोनाउन के टाइप्स, एडजेक्टिव के टाइप्स, एडवर्ब्स के टाइप्स। उसके बाद कराऊंगा टेंसेस उर्दू टू इंग्लिश, कम से कम एक हफ्ता तो लगता है उस पर। एक्टिव पैसिव वॉइस पे 3 से 4 दिन लग जाते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पे 3 से 4 दिन लग जाते हैं। उसके बाद पैराग्राफ कंप्रहेंशन, जो हमारे एक इंपॉर्टेंट टारगेट अभी तक रहता है, यानी पैराग्राफ दिया होगा और उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स होंगे, वो करवाने हैं। और फिर उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स पे कम से कम 10 से 12 दिन लगते हैं। ओके, तो ये चीजें जब मैं पढ़ाऊंगा तो तब तक अक्टूबर आ जाएगा। इसलिए इस बुक की एक्सरसाइज को आप लोगों ने खुद करना है, जो भी आसान कैडेट गाइड से करना चाहे या कोई की बुक से करना चाहे। आज मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा नए स्टूडेंट्स को कि यार ये कितना इजी है। और फहद, आप तो माशाल्लाह पिछले साल मुझसे पढ़ चुके हो, तो आपको तो बहुत इजी होगा, आपके लिए तो कोई मसला नहीं होगा। 10 मिनट बाद। अच्छा जी, पहले मैं इस लेसन में आप लोगों को बताता हूँ कि हमने पढ़ना क्या क्या है, उसके बाद मैं सोल्यूशन से ये पढ़ा लूंगा। हमारे पास है अभी 23 मिनट्स, आराम से हो जाएगा। सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन आंसर्स है, उसको करने की जरूरत नहीं है, ट्रू फॉल्स को भी करने की जरूरत नहीं है। ग्रामर वर्क्स में से हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, ठीक है, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, कहाँ पे एस लगेगा, एस या ईएस लगेगा। रिलेटिव प्रोनाउन, जो आप प्रोनाउन के टाइप्स में मुझसे पढ़ भी चुके हो, और कुछ नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक मुझसे नहीं पढ़ा, तो वो मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जो पढ़ाऊंगा इसके बाद, उसमें आप लोग रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ लोगे। लेकिन यहाँ एक्सरसाइज में जो आप आएंगे तो ये हमने इंशाल्लाह करना है, ये मैं आज आप लोग को समझा दूंगा। ये जब भी मैं इंग्लिश का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ न्यू स्टूडेंट्स, तो मैं पहले पूरा लेसन की पिक्चर इस तरह दिखा देता हूँ कि हमारे आज के टारगेट क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन से फिल इन द ब्लैंक्स करना। उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के इन्होंने कुछ सिंपल से सेंटेंसेस दिए हैं, वो भी आज मैं आप लोग को आइडिया दे दूंगा। बाकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के लिए तो मैं पूरा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगा। और राइटिंग स्किल में आज आपके पास है बेटा, you are left alone after a disaster, describe what happened and write about your feeling what you did, and write a story about how a rescue party saved someone caught in flood hit area, take help from the following map। बस। अच्छा जी, ओरल कम्युनिकेशन स्किल नो नीड टू डू। आगे ग्लोसरी नो नीड, उसकी जरूरत नहीं है करने की, ठीक है। सो आई एम टेकिंग अ स्टार्ट। लेसन नंबर 14, कुछ वर्ड मीनिंग दिए हुए।
सिर्फ रीड करने के लिए कर ले, याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, ये पेज मैंने सिर्फ इस एक वर्ड के लिए उठाया है, ठीक है, जो आखिर में लिखा है ना डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब है तबाही, कैलेमिटी। जैसे जलजला आया, डिजास्टर, ओके, वोल्केनो आया, डिजास्टर, अर्थक्वेक आया यानी जलजला, और एक समंदरी तूफान भी आता है, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी तबाही आ जाए जिससे लोग इफेक्ट हो जाए उसको डिजास्टर कहते हैं, ठीक है, डिजास्टर। जी बिल्कुल, इंग्लिश के पेपर में डायलॉग राइटिंग भी आती है, उर्दू के पेपर में मुकालमा निगारी भी आती है, ठीक है। पिछली दफा मैथ और साइंस का पेपर सबका बड़ा अच्छा हुआ सरगोदा का, लेकिन इंग्लिश और उर्दू ने बच्चों के होश उड़ा दिए, क्योंकि उर्दू के पेपर में कंप्लीटली कंपोजिशन आया हुआ था। यानी उर्दू के पेपर में मजमून मौजूद था, खत मौजूद था, मुकालमा नवेसी मौजूद थी, कहानी मौजूद थी। यानी 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ कंपोजिशन से आए थे, या और लोटोबा में से खैर नहीं था। अब मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि ये लोटोबा में होता है सरगोदा में, लेकिन किसी एक में ना। तो इस दफा इसलिए मैं कंपोजिशन ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, वरना मैंने पिछले दफा और ये 3-4 साल से मैंने मुकालमे कभी नहीं पढ़ाए। लेकिन जब मैंने पिछले दफा पेपर देखा कि मुकालमा निगारी, तो आप लोगों ने इस दफा देखा मैंने मुकालमा निगारी भी पढ़ा दिया, खतूत भी मैं पढ़ाने लगा हूँ, ये आज इंशाल्लाह फिनिश हो जाएंगे। इंग्लिश के बाद ना मैं आप लोगों से उर्दू के 2 खतूत के पिक्चर्स शेयर करूंगा, वो खतूत आप लोगों ने खुद रीड करके याद करने हैं और याद करके मुझे भिजवाने हैं, ठीक है। अच्छा, इस पेज में बेटा कुछ भी नहीं है याद करने को, सिर्फ ये जो वर्ड्स है ना इसके हमने मीनिंग याद करने हैं, सिनोनिम्स। तो डिजास्टर का मतलब है कैलेमिटी, कैलेमिटी के उर्दू में मीनिंग है तबाही, ओके। जब किसी जगह कोई आफत आती है ना, तो उस आफत की वजह से काफी ज्यादा तबाही हो जाती है उस जगह में, तो ये इसको कहते हैं डिजास्टर। रीबिल्ट का मतलब है रिकंस्ट्रक्शन, रीबिल्ट मतलब तामीरी नौ, यानी किसी चीज को आप नए सिरे से दोबारा बनाते हो, दैट इज कॉल्ड रीबिल्ट। कम्युनिटी का मतलब है सोसाइटी, कम्युनिटी मीन सोसाइटी। जी मुदस्सिर सखावत, क्या क्वेश्चन है? यार जब आप लोग को मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो इस दौरान आप लोग हैंड रेज नहीं करेंगे, सिर्फ तब करेंगे जब मेरी आवाज ना आ रही हो, ठीक है। बीच में कोई क्वेश्चन नहीं, मैं एंड पे आपसे खुद कहता हूँ कि जी क्वेश्चन पूछ ले तब पूछ लीजिएगा, डोंट डिस्टर्ब मी यार, सबको डिस्टर्ब कर लेते हो आप लोग। दोबारा देखिएगा यार, रीबिल्ड का मतलब है रिकंस्ट्रक्शन, यानी एक इमारत अर्थक्वेक की वजह से गिर गया, अब उस इमारत को आप या गवर्नमेंट दोबारा बना लेती है, दैट इज कॉल्ड रीबिल्ड, रिकंस्ट्रक्शन, दोबारा बनाना। कम्युनिटी, कम्युनिटी मीन सोसाइटी, ओके, कम्युनिटी का मतलब है सोसाइटी। जैसे हम एक मुआशरे में रह रहे हैं तो इस मुआशरे को कहते हैं सोसाइटी या कम्युनिटी। एजेंसीज का मतलब है डिपार्टमेंट्स, यानी इदारे, मुख्तलिफ किस्म के एजेंसीज काम कर रहे हैं। प्रॉपर्टी का मतलब है पोजेशंस, अमलाक। जैसे मैं इस घर में रह रहा हूँ, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ओके। ये साथ वाला घर मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, वो उस बंदे की प्रॉपर्टी है जिसमें वो रह रहा है। आपके पास शॉप है तो शॉप आपकी प्रॉपर्टी है। आपके घर में कुछ सामान पड़ा है तो वो सामान आपकी प्रॉपर्टी है। पोजीशन, जो चीज आपकी मलकियत में है वो आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, मलकियत। रिसेंट का मतलब है प्रेजेंटली, यानी जस्ट अभी अभी ये काम हुआ था। फिर आप आगे वर्ड मीनिंग आ रहे हैं। डेडलीस्ट का मतलब है द मोस्ट डेंजरस, इंतहाई जानलेवा। जैसे 2005 में अर्थक्वेक आया था पाकिस्तान में, तो खासकर ये जो बालाकोट, आजाद कश्मीर, मानसेरा, एबटाबाद, यहाँ के इलाके काफी ज्यादा इफेक्ट हुए थे, ठीक है। उस दिन 2005 में मैं एक स्कूल में ना पढ़ा रहा था, यानी मैं टीचर नहीं था, एक कोई मेरे ब्रदर इन लॉ थे ना, वो वहाँ टीचर थे, तो वो कहीं गए हुए थे, तो उन्होंने कहा यार आज मेरी जगह आप क्लास लेने चले जाना। मैंने कहा ठीक है। तो वो समझ लेना कि मेरी टीचिंग का आप पहला क्लास कह सकते हैं। तो वो कोई आई थिंक 9-9:30 बजे का टाइम था जब ये जलजला आया था 2005 में। आप लोग उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। तो ये बड़ा खतरनाक किस्म का जलजला था जो इन्होंने इस सबक में पूरा डिस्क्राइब भी किया हुआ है। आप लोग इस सबक को एक दफा पढ़ लेना।
उसमें उस अर्थक्वेक के बारे में काफी डिटेल से लिखा हुआ है, ठीक है। सो इट वाज द डेडलीस्ट अर्थक्वेक इन पाकिस्तान इन द हिस्ट्री, द मोस्ट डेंजरस। मैग्नीट्यूड का मतलब है पावर, ओवरवेलमिंग मतलब ह्यूज, बड़ा। रिमोट एरियाज, जैसे बालाकोट पाकिस्तान के रिमोट एरियाज कहलाते हैं, यानी दूर दूर वाले इलाके। फार अप प्लेसेस, रिमोट, फार अप, दूर दराज। वॉलंटियर्स का मतलब है वर्कर्स विदाउट वेजेस, वहां पे लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे वॉलंटियरली, यानी कोई इसलिए काम नहीं कर रहा था कि उनको उस काम के पैसे मिलेंगे, बल्कि यहाँ हमारे पूरे पाकिस्तान से लोग बालाकोट मानसेरा चले गए और वहां पे वॉलंटियरली काम कर रहे थे, किसी के घर को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे, किसी को पनाह दे रहे थे, कोई बच्चे वहां फंस गए थे तो उनको निकाल रहे थे, लोगों को निकाल रहे थे, जो जख्मी थे उनका इलाज कर रहे थे, डॉक्टर्स गए थे यहाँ पे। आप लोग अपने पाकिस्तानियों को पता है, बहुत मोहब्बत है पाकिस्तानियों में। जब किसी भी आफत मुसीबत आती है तो पाकिस्तानी, द ग्रेट नेशन इन द वर्ल्ड, वो फौरन पहुंच जाता है और वहां पे उन लोगों की मदद करता है, ठीक है। और यही जज्बा लेकर आप लोगों ने बड़ा होना है इंशाल्लाह, लोगों की मदद करनी है। सो वॉलंटियर्स मीन वर्कर्स विदाउट वेजेस। आगे क्वेश्चन आंसर से करने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया क्वेश्चन आंसर नहीं करना। आगे ग्रामर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ग्रामर में ना एक चीज का ख्याल रखें कि जब सिंगुलर हो, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो फिर एस या ईएस लगेगा, जैसे ही गोज टू स्कूल। लेकिन अगर प्लूरल हो प्रोनाउन या सब्जेक्ट, तो फिर एस या ईएस नहीं लगेगा, जैसे दे गो टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, या शी ड्रिंक्स वाटर, तो ड्रिंक्स आखिर में एस लगाना है। दे ड्रिंक वाटर, दे के साथ फिर आपने वर्ब विदाउट एस लगाना है, यानी ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। दे ड्रिंक वाटर, शी ड्रिंक्स वाटर, ओके। तो इसमें आपने ये वाला ग्रामर करना है जो अभी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, ठीक है। सम नेचुरल डिजास्टर्स, अब डिजास्टर्स ज्यादा है तो एम्पेरल, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट एस आर ई एस। इट caused widespread destruction in many areas, it caused, ठीक है, past indefinite। thousands of bodies lay buried under the heaps, ये सारी पास्ट की बात हो रही है, यानी अभी हम लेसन पढ़ रहे हैं ना, आप लोग लेसन पढ़ भी लीजिएगा। तो इस वक्त हम 2005 की बात कर रहे हैं, तो 2005 हमारा पास्ट है, ठीक है। इट डैश अबाउट 35,000 पीपल, कितने लोग मर गए थे? 35,000 people, okay. It killed about 35,000 people. It took a long time, it took a long time to rehabilitate the people. काफी ज्यादा टाइम लगा था उन लोगों को वापस अपनी जगह पे लाने के लिए, उनके घर को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। It took a long time. वॉलंटियर्स की जगह एक बच्चे का मैसेज आया कि क्या हम एक्टर लिख सकते हैं? नहीं, एक्टर नहीं। वॉलंटियर्स का मतलब है वर्कर्स विदाउट वेजेस, यानी जो लोग फी सबीलिल्लाह काम कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे और लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको वॉलंटियर्स कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस, अच्छा जी, इनको लिंकिंग प्रोनाउंस भी कहते हैं, जैसे हु, होम, होज, व्हाट, व्हिच, दैट एटसेट्रा, दीज आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। These are usually used in the middle of a sentence, but the relative pronouns what, who and whom may sometimes used at the beginning of the sentence. I know the boy came from Karachi. इसके रूल तो खैर मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन ये बात याद रख लेंगे कि जो ह्यूमन है, बॉय, मैन, वमेन, इनके साथ आपने हु लगाना है, ठीक है, WHO, हु, यानी आई नो द बॉय हु केम फ्रॉम कराची, यानी आपने दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट किया, रिलेट किया। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? दो सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। देख लीजिएगा अभी, आई नो द बॉय हु केम फ्रॉम कराची, दिस इज द बुक, बुक इज अ नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग के लिए आप विच लगा सकते हो, ठीक है। दिस इज द बुक विच बिलोंग्स टू माई अंकल,
This is the book which belongs to my uncle. This is the rat. It was caught by a cat. So this is the rat that was caught by a cat. Okay. अब इसमें कुछ रूल्स भी लिखे हुए कि who is for persons. I know the man who is honest. I hate children who are cruel. तो ये रूल आप लोग खुद पढ़ लेना प्लीज. इजी है, काफी इजी है. और ये ब्लैंक से फिर आप लोगों ने ये वाले करने हैं. ठीक है. शो मी द वॉच विच यू हैव बॉट. ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स के लिए ना विच आता है. ठीक है. आई नो द वुमन हुज चाइल्ड वाज बर्न्ड. अब यहाँ पे हु नहीं लगा सकते क्योंकि हुज एज एन ऑब्जेक्ट लगता है. यानी आई नो द वुमन हु चाइल्ड वाज बर्न्ड गलत होगा. आई नो द वुमन हुज चाइल्ड वाज बर्न्ड. इसके रूल्स पढ़ा दूं, खैर कल खत्म करा दूंगा ताकि आप लोगों को कंप्लीटली सेंस मिल जाए. और यहाँ तक आज हम अपना लेक्चर फिनिश कर लेंगे. आधा कल पढ़ा लूंगा. ठीक है. हु इज फॉर पर्सन्स ओनली, बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल. I know the man who is honest. I hate children who are cruel. Okay? Persons के लिए यूज होता है who. फैजान खालिद बैठ करे. Home. Persons only, both singular and plural, but as a object. देखो who as a subject. यानी I know the man who is honest. यानी subject में man है, उसकी quality बयान की जा रही है. और home as a object लगता है. जैसे this is the boy whom all praise. यही वो लड़का है जिसकी सब लोग सिफत कर रहे हैं. ओके. तो जब आप लोग इसको जस्ट स्टडी भी करेंगे तो आपको पता होगा कि हु कहाँ लगेगा और होम कहाँ लगेगा. दिस इज द बॉय होम ऑल प्रेज. एज एन ऑब्जेक्ट इस टाइम बॉय यूज हो रहा है. ठीक है. दीज आर द गर्ल्स होम ऑल प्रेज. ओके जी. फैजान खालिद यार आपसे सब्र नहीं हो रहा, पूछ ले क्या पूछना है. सर मैं कह रहा था ये जो डिसएस्टर लिखा हुआ है इसका तबाही का हम लोग डिस्ट्रॉय लिख सकते हैं. जी लिख सकते हैं. सर वो जो वॉलंटियर था, वो जो आधा कार्ड लिखा हुआ है वहां पर हम लोग एक्ट्रेस लिख सकते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है वर्कर्स विदाउट वेजेस. ठीक है. आप नेट वाली मीनिंग ना बताओ ना. गूगल में इसकी मीनिंग एक्टर भी आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पे वॉलंटियर्स की जगह वही लिख लो जो मैंने बता दिया. होम. This is the boy whom all praise. These are the girls whom all praise. Whose. Possessive. Persons and things दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, but a possessive pronoun. This is the man whose books are dropped. This is the man whose books are dropped. यही वो बंदा है जिनके बुक्स जो है वो ड्रॉप्ड हो गए. A triangle whose three sides are equal. देखो ये पोजीशन है, यानी ये बुक किसकी पोजीशन है, बंदे की पोजीशन है. तो पोजीशन के लिए आपने whose यूज करना है. ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं, तो ये 3 साइड्स किसकी पोजीशन है, यानी किसकी क्वालिटी है, ट्रायंगल की है. सो अ ट्रायंगल whose 3 sides are equal is called an equilateral triangle. ओके. फिर which आप लोगों ने कभी भी लिविंग थिंग्स के लिए यूज नहीं करना, ह्यूमंस के लिए. यानी आप एनिमल्स के लिए कर सकते हो, सॉरी वो लिविंग थिंग्स है, यानी आप ह्यूमन के लिए विच यूज नहीं करेंगे. ओके. या तो आप नॉन लिविंग के लिए कर ले या फिर एनिमल्स के लिए भी आप विच कर सकते हैं. ओके. ऑब्जेक्ट में भी और सब्जेक्ट में भी. थिंग्स के लिए कर सकते हैं विदाउट लाइफ, यानी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. द आंसर विच यू गेव इज नॉट करेक्ट. आपने जो आंसर दिया वो ठीक नहीं है. दिस इज द काउ विच इज मिल्किंग. यही वो काउ है जो दूध देती है. ठीक है. दिस इज द काउ. अब डेट को जरा गौर से समझिएगा. यार अब्दुल्ला जुबैर आप मैसेजेस करना बंद कर दो ना यार, बहुत है. रिमोट का मैंने कर दिया ना, आपकी मीनिंग क्लियर यार. रिमोट ऑफ एरियाज का मतलब है फार अप प्लेसेस. रिमोट मीन फार अप. ओके. रिमोट का मैंने आपको क्लियर कर दिया. डेट. Persons, animals and things. This is the girl that I told you of. जिसके बारे में मैंने बताया था, यही वो लड़की है. ठीक है. This is the girl that I told you of. You of यानी उसके बारे में आपको मैंने बताया था. A dog that barks seldom bites. ये तो एक प्रोवर्ब भी है.
जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ऐसे ही है ना। A dog that barks seldom bites. A dog that barks seldom bites. Seldom bites. Take anything that you like. आपको जो चीज पसंद है ले जाओ, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को सारे रूल्स पढ़ा दिए, अब आप लोगों को ब्लैंक्स करना काफी इजी होगा। Show me the watch which you have bought. I know the woman whose child was burnt. God helps those who help themselves. पहले गॉड के साथ हेल्प्स आएगा और दोस्त के बाद जो हेल्प है उसके साथ एस नहीं आया, क्योंकि दोस्त ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, themselves ज्यादा लोग है इसलिए हेल्प आ गया। अल्लाह अकेला है इसलिए हेल्प्स सिंगुलर के साथ। ओके, प्लीज रिसाइट दैट यू हैव लर्न। जो आपने सीखा है वो अभी आप सुनाइएगा। ब्रिंग मी द लेटर्स विच द पोस्टमैन लेफ्ट। Bring me the letters which the postman left. Okay, तो ये मैंने कंप्लीट करा दिया और इसका दूसरा हिस्सा इंशाल्लाह डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में मैं कल कराऊंगा। इसके नंबर 6 भी है, दिस इज द जगलर whom we saw yesterday। जी काजी इब्रार, क्या पूछना है बेटा? सर विच प्लांट के लिए यूज कर सकते हैं? कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। महज सर जो गरजते मतलब जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, के क्या मतलब है? यानी जो डॉग्स ज्यादा भौंकते हैं ना वो काट नहीं सकते। अक्सर आपने कुछ लड़कों को देखा होगा वो बोलते बहुत ज्यादा है, लेकिन जब एक्शन का टाइम आए तो वो कुछ नहीं कर सकते। मैं खुद अक्सर अपने क्लास को ना स्पेशल इंटरव्यू में आप लोगों को सिखाऊंगा और अपनी नॉर्मल लाइफ में भी मतलब की बात किया करें। जहां आपसे कुछ पूछा जाए तब जवाब दे देना। फजूल में बोलना भी आपकी लीडरशिप को, आपकी जो लीडरशिप की क्वालिटीज है, यानी जिसमें आप कह सकते हैं कि आप एक अच्छा मर्द कहलाए, आप एक अच्छा लीडर कहलाए, आप एक अच्छा बच्चा कहलाए, तो आप सिर्फ मतलब की बात किया करें। यानी जहां पे बोलने की जरूरत नहीं है, आपको 1 घंटा भी खामोश रहना पड़े आप खामोश रहे, और जब बोलने का टाइम आए तो तब मतलब की बात करना और ऐसा लॉजिकली बात करना कि जो लोग 2 घंटे से बोल रहे थे उनकी बोलती बंद हो जाए। समझ आ गई है? तो ये अक्सर मैं लोगों को कहता हूं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी जो ज्यादा बोलते रहते हैं उनकी बात की फिर कोई वैल्यू नहीं होती, और जब एक्शन का टाइम आए तो फिर उनके पास कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए आप लोग साइलेंटली वेक्टर बन जाए। ठीक है, विक्ट्री हासिल करनी है इंशाल्लाह। खामोशी से अपना काम करते जाना है, अपना हार्डवर्क करते जाना है। ठीक है, सो उर्दू का मैं आप लोग को अभी 2 खतूत के पिक्चर्स भिजवा देता हूँ, वो आप लोग खुद कर लेना, और उम्मीद है आप लोग को इंग्लिश सबको समझ आ गई है। यस सर। यस सर। ओके स्टूडेंट्स, फिर आप लोगों से कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। एक अच्छा सेशन रहा। होमवर्क एक दफा दोबारा सर वो मैंने सुने जरा। ओ यार सॉरी यार, मैं मजाक कर रहा था बस, आपने गूगल नहीं देखा तो नहीं देखा। पहली बात, आप लोग मैथ की चैप्टर 4 की प्रैक्टिस कर लें अच्छी तरह से। जिन जिन ने की है वो लोग अयाशी करें, उनको तो चैप्टर 4 दोबारा करने की जरूरत ही नहीं है। जिन्होंने नहीं की वो रिव्यू एक्सरसाइज अगर किसी की रहती है 4.1, 4.2, 4.3 या 4.4, बहुत से लड़कों की होगी है, लेकिन फिर भी अगर किसी की रहती है तो कल क्लास से पहले पहले अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट कर ले, क्योंकि कल मैं चैप्टर 5 स्टार्ट करूंगा। संडे को साइंस का टेस्ट होगा, क्लास 6 के साइंस ओनली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में लॉन्ग क्वेश्चंस है, वो अच्छी तरह से कर ले। और कल क्लास साइंस की जो होगी, यानी कल से लेकर जुम्मे तक या हफ्ते तक, उसमें सिर्फ सिलेक्टिव चैप्टर्स क्लास 6 साइंस के पढ़ाए जाएंगे, और वो चैप्टर्स मैं खुद अभी डिसाइड करके आपके टीचर को बता दूंगा कि सिर्फ ये चैप्टर्स पढ़ाने हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो आप लोगों से इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। जी नूर मोहम्मद, क्या कहना चाहते हो? सर मैं कह रहा था अगर आप फ्री हैं तो मुझे वो चैप्टर 7 और 8 की रिकॉर्डिंग भेज दें, वो टेक्स्ट बुकिंग। यार मैं इस टाइम ना अभी जस्ट रिकॉर्डिंग का वेट कर रहा हूँ कि ये कन्वर्ट हो जाए और ये मैं भिजवा दूँ। उसके बाद मैंने लंच भी नहीं किया, तो मैं फौरन जाके अपना लंच तो कर, टाइम नहीं है, डिनर करूंगा, और उसके बाद अगर मुझे टाइम मिला तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो साइंस के शुरू के चैप्टर्स है ना, इनको कन्वर्ट करूंगा ताकि ये मैं क्लास पे भिजवा दूँ।
तो आपका मैसेज Okay, वैसे sir. मुझे मिल गया है, जो ही मुझे टाइम मिला तो मैं भिजवा दूंगा। फैजान खालिद। Okay, sir. Thank you. सर वो जो ऊपर फिलिंग द ब्लैंक और एमसीक्यूज थे 6th क्लास के, वो नहीं करें? वो लाजमी करने हैं यार, बता तो दिया यार, आप क्लास में नहीं थे क्या? सर मैथ अभी की क्लास आपने के कहा बीच था में मैंने 3 क्वेश्चन नहीं, 3 3 में लॉन्ग एक्सरसाइज क्वेश्चन है, 3 में लॉन्ग है, वो तो मस्ट करना है ना। देखो साइंस की एक्सरसाइज में 3 नंबर क्वेश्चन तो लाजमी करना हो तो लॉन्ग है। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन 1, एमसीक्यूज क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 लॉन्ग क्वेश्चन। ये हर एक्सरसाइज में ये 3 सर 4 क्वेश्चन नहीं करे करने ना? हैं। 4 की जरूरत नहीं है, मैंने पढ़ाए भी नहीं है, नहीं करना। ओके सर। मोइज। सर हम कल साइंस की क्लास मर्जी है ना ले या ले। क्यों नहीं लेंगे यार, क्यों नहीं लेंगे? जब वहां पे आप ही के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में सेलेक्ट करूंगा 3 से 4, तो वो इंपॉर्टेंट चैप्टर तो हर बंदा अटेंड करे, बल्कि आप लोग तो लाजमी अटेंड करें। अगर नॉर्मली क्लास से एब्सेंट भी होते हो तो 3-4 दिन एब्सेंट ना हो, क्योंकि मैं तमाम चैप्टर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कल सेलेक्ट करूंगा। ठीक है? ओके। फैजान खालिद। सर 7 क्लास की साइंस रिवाइज होगी? जी मंडे से इंशाल्लाह पूरी की पूरी साइंस रिवाइज होगी। ठीक है? ओके सर। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। सर वो है ना, सैटरडे और संडे को, वो जो पिछले सैटरडे और संडे को टाइमिंग थी वही रहेगी? जी वही रहेगी इंशाल्लाह। इस दफा तो संडे को क्लास नहीं होगी।